नमस्कार, इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुपरफास्ट 100 में बात सबसे पहले बड़ी खबर की। आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भुल्लर को फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई है। कोर्ट ने सरकार की तरफ से सजा में देरी और मानसिक बीमारी को आधार बनाकर भुल्लर की फांसी की सजा माफ कर उसे उम्र कैद में बदल दिया। भुल्लर को दिल्ली में 1993 में हुए बम धमाके का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हुए उस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 लोग जख्मी हुए थे। राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज होने के बाद सजा में देरी का हवाला देकर भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी में देरी की वजह से सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का दिमाग खराब हो गया है। महाराष्ट्र के जालना में पवार ने चुनावी रैली में कहा कि हमारी सरकार बनी तो मोदी को अस्पताल में भर्ती करवाएंगे। आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर लक्ष घालू, आम्ही काळजी घेऊ त्याची. काही चिंता करण्याचं कारण नाही. त्यांच्या सहकार्यानं मी प्रेमाने सांगतो की आम्ही याची काळजी घेऊ. चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर लक्ष घालू, आम्ही काळजी घेऊ त्याची. काही चिंता करण्याचं कारण नाही. त्यांच्या सहकार्यानं मी प्रेमाने सांगतो की आम्ही याची काळजी घेऊ. ते सांगायचं तात्पर्य असं की यांच्या हातामध्ये देश जीवन चालणार नाही. देश हा शेवटी देशाच्या हिताची जपणूक करणाऱ्या लोकांच्या हितामध्ये द्यायचं. मोदी पर शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हार की आशंका और बढ़ती उम्र के चलते पवार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। शरद पवार जैसे अनुभवी और कद्दावर नेता है, उनका बार बार तो संयम ढल रहा है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने जो डिफीट दिख रहा है, उसके कारण उनकी मनस्थिति बिगड़ने के कारण उस के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। दरअसल शरद पवार मोदी के उस बयान से भड़के हुए थे जो उन्होंने अमरावती की रैली में दिया था। मोदी ने कल अमरावती में कहा था, पवार को क्रिकेट पर बोलने की फुर्सत है, लेकिन महाराष्ट्र में मरते किसानों की उन्हें चिंता नहीं। क्रिकेट के संबंध में तो आए दिन बयान देने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन मरते हुए किसान के लिए चिंता करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। मोदी ने कल अमरावती में ये भी कहा था कि बाल ठाकरे को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब महाराष्ट्र से एक भी कांग्रेस या फिर एनसीपी का सांसद चुनकर दिल्ली न जा पाए। मोदी के इस बयान से पवार भड़क उठे। बाल साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि महाराष्ट्र की धरती पर से एक भी कांग्रेस का, एक भी एनसीपी का व्यक्ति चुन करके नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। यूपी के बिजनौर में मुरादाबाद से बीएसपी प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी ने नरेंद्र मोदी को हैवान बता दिया। मैंने कहा, जालिम दरिंदा, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जालिम हैवान नरेंद्र मोदी, मैं आज भी कह रहा हूँ। बीएसपी नेता मुनकाद अली भी पीछे नहीं रहे। मुजफ्फरनगर में उन्होंने कहा कि मोदी और मुलायम सिंह यादव मुसलमानों का कत्लेआम करवाने के लिए 56 और 58 इंच का सीना दिखाते फिरते हैं। अगर मोदी का 56 इंच का सीना है तो मेरा 58 इंच का सीना है। मुसलमानों के लिए 56 और 58 इंच के सीने हैं। अगर मोदी ने गुजरात के अंदर कत्लेआम कराया है तो मुलायम सिंह कहते हैं मैंने तो पूरे देश में पूरे प्रदेश में आग लगा दी, मुझसे बड़ा मेरा कैसे सीना हो जाएगा। मैंने तो बहुत सारे मुसलमान मरवा दिए। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी विवादित बयान दिया। बहराइच में उन्होंने कहा, मोदी का वापस जाना तो दूर, उनका तो रास्ते में ही काम तमाम हो जाएगा। जिस दिन आपने सही फैसला कर लिया, न भाजपा दिखाई देगी, न सपा दिखाई देगी, न कांग्रेस, मोदी जहां है वहां पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही काम तमाम हो जाएगा। उधर यूपी के फैजाबाद में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। आजम ने साबिर अली के बहाने बीजेपी पर तीखा वार किया। वो ईमान फरोश आया तो जाने क्या सोचकर था, लेकिन ये भूल गया था कि उसे कुत्ते की बच्ची की तरह गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर राजस्थान के टोंक में बीजेपी विधायक हीरालाल रैगर ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया। अखबार में पढ़ते सोनिया जी के पास गाड़ी नहीं है, अरे भाई क्या पैदल चलते हो क्या? और इनको मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे, ये इटली के लिए रवाना हो जाएंगे।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में यूपी की कैराना लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल शामली में समाजवादी पार्टी के कैराना से लोकसभा प्रत्याशी नाहिद हसन ने मायावती और मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने जो कहा था वो इंडिया न्यूज आपको सुना भी नहीं सकता। इधर कांग्रेस सहारनपुर से अपने उम्मीदवार इमरान मसूद के बचाव में उतर आई है। इमरान मसूद को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मसूद की उम्मीदवारी रद्द नहीं करने की अपील की गई है। इमरान ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ काटने पीटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को चेतावनी दी है। उद्धव ने कहा कि आप मोदी को मारोगे तो क्या हम मूक दर्शक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम शिव सैनिक हैं, लड़ने से नहीं डरते। अल्लाह की कसम देकर वोट मांगने का एक वीडियो सामने आया है। फेसबुक पर डाला गया ये वीडियो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और जम्मू कश्मीर की समाज कल्याण मंत्री शकीना इट्टू का है। शकीना एक शख्स को खुदा और कुरान की कसम दिलाकर चुनाव में समर्थन का दबाव बना रही। वीडियो में दिख रहा है कि ये शख्स कसम नहीं लेना चाहता। हालांकि शकीना और उनके सहयोगी बार बार उनसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। बुजुर्ग शख्स कहते हैं कि मैडम यानी इट्टू के लिए काम करेंगे, लेकिन कसम नहीं लेंगे। इट्टू के बार बार कहने पर आखिरकार बुजुर्ग ने कसम ले ही ली। इसके बाद खुशी से मंत्री और उनके समर्थक बुजुर्ग को माला पहनाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो माला नहीं पहने। आखिरकार मंत्री साहिबा बुजुर्ग के हाथों में ही माला रख देती हैं। गाजियाबाद में योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि माँ बेटे बगैर सुरक्षा के लोगों के बीच पहुंच गए तो उनका बुरा हाल हो जाएगा। यदि आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सिक्योरिटी हटा ली जाए तो वो शायद एक कदम भी जनता के बीच आगे नहीं बढ़ सकते। जनता में इतना गुस्सा है। नरेंद्र मोदी ने अशोक चव्हाण को टिकट देने पर कांग्रेस को बेशर्म कहा तो दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि मोदी कांग्रेस को बेशर्म कह रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में दोषी मंत्री हैं, पर उन्हें शर्म नहीं आती। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि अशोक चव्हाण पर कोर्ट में कोई केस नहीं है, लेकिन येदियुरप्पा पर कोर्ट में भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, लेकिन मोदी येदियुरप्पा की बात नहीं करते। आखिर बेशर्म कौन है? दरअसल नांदेड़ की सभा में कल नरेंद्र मोदी ने आदर्श घोटाले का जिक्र करते हुए अशोक चव्हाण को टिकट देने पर कांग्रेस को बेशर्म कहा था। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आदर्श उम्मीदवार उतारे। उन्होंने सत्ता में आने पर चव्हाण पर कार्रवाई करने की भी बात कही। नांदेड़ की रैली में मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आपराधिक नेताओं पर कार्रवाई करने की बात भी कही। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में मोदी की जनसभा है। इसके बाद मोदी असम में 3 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ओडिशा के कोरापुट और नवरंगपुर में उनकी जनसभाएं हैं। इसके बाद राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में बस्तर में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में चुनावी रैली करने वाले हैं। वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में केजरीवाल की रैली है, जहां वो द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ही चुनौती देंगी। बीजेपी ने स्मृति का नाम करीब करीब फाइनल कर लिया है और बहुत जल्द ही बीजेपी उनके नाम का औपचारिक ऐलान भी कर सकती है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर शिकंजा कस सकता है। सूत्रों से खबर है कि मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस से सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सोमनाथ पर अफ्रीकी महिलाओं से बदतमीजी का आरोप है। बीजेपी से बगावत कर बाड़मेर से चुनाव लड़ने वाले जसवंत सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। 12 अप्रैल को राजस्थान के बाड़मेर में मोदी की जो सभा है, जहां वो पार्टी उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर शिकंजा कस सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस से सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सोमनाथ पर खिड़की एक्सटेंशन इलाके में अफ्रीकी महिलाओं से बदतमीजी का आरोप है। कल महाराष्ट्र के अमरावती में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि शहजादे मुझे ही सुबह शाम याद करते रहते हैं और हिंदुस्तान की बात करने की जगह गुजरात का हिस्सा मांगते हैं। शहजादे यहाँ आए थे, आजकल वो सुबह शाम मुझे याद करते रहते हैं। अब चुनाव हिंदुस्तान का है, हिसाब गुजरात का मांग रहे हैं। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात के विकास मॉडल का गुब्बारा फूटेगा, लेकिन कांग्रेस का गुब्बारा तो गुजरात में उड़ ही नहीं पाया।
मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की बातों को भी गुब्बारे की तरह मानते हैं। मोदी ने दावा किया कि सोनिया के नेतृत्व वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को नंबर 1 करार दिया है। जिसकी अध्यक्षा आपकी माताजी है, राजीव गांधी फाउंडेशन ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान में सबसे प्रगतिशील कोई सरकार है तो सरकार का नाम गुजरात सरकार। क्या आप अपनी मां की बातों को भी गुब्बारा मानते हो क्या? हर रैली की तरह नरेंद्र मोदी ने कल अमरावती में भी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। उन्होंने कहा कि 1857 में अंग्रेज मुक्त भारत का नारा लगता था और अब कांग्रेस मुक्त भारत का वक्त आया है। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में पहली चुनावी रैली की। करोल बाग में हुई इस रैली में सोनिया ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैदान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि सरकारें चलाना बच्चों का खेल है। ऐसा नहीं है। आपने खुद अभी दिल्ली में देखा है कि ऐसी सोच वाले कैसे मैदान छोड़कर भागे हैं। सोनिया ने वालों को यह भी हिदायत दी कि कांग्रेस को विधानसभा में जिस तरह जनता ने नकार दिया था वो गलती लोकसभा चुनाव में न दोहराएं। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोगों से मिलकर चलती है। दिल्ली की रैली से पहले सोनिया गांधी ने असम के लखीमपुर में जनसभा को संबोधित किया। यहां सोनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष नफरत की सियासत करता है। जिन्होंने नफरत और सामाजिक भेदभाव को अपना सियासी कारोबार बना रखा है। सोनिया गांधी ने रैली में यह भी कहा कि मोदी का एजेंडा सिर्फ अपनी तारीफ करना है। सोनिया ने कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं सिर्फ अपनी तारीफ करते फिरते हैं। चंडीगढ़ में कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी रैली की और अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। पंजाब के अमृतसर से कल बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली ने चुनाव प्रचार किया और एक रैली को भी संबोधित किया। जेटली का यहां कांग्रेस उम्मीदवार और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुकाबला है। साबिर अली ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भिजवा दिया है। यह नोटिस भटकल का दोस्त बताने पर दिया गया है। साबिर अली के वकील नोटिस लेकर मुख्तार अब्बास नकवी के घर पहुंचे। नकवी के घर पर उनके पीए ने नोटिस रिसीव किया। साबिर अली ने नोटिस में कहा है कि वो 48 घंटे के भीतर सबूत दें, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साबिर अली ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पर हमला बोल दिया। भटकल का दोस्त बताने वाले नकवी के खिलाफ साबिर अली कानूनी कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आए। साबिर अली की पत्नी यास्मीन ने नकवी से 24 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा है। माफी नहीं मांगने पर यास्मीन ने नकवी के घर के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। 24 घंटे के अंदर मुझे उनकी तरफ से अपॉलजी लेटर चाहिए और नहीं तो सबूत दे कि हमारा ताल्लुक यासीन भटकल से है। वो मैं सामने लाऊंगी, उनके घर के सामने जाके मैं अकेली धरना दूंगी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक सर्वे में सामने आया है कि राम मंदिर से बड़ा विकास का मुद्दा है। ऑर्गेनाइजर के लिए एक एनजीओ ने जो सर्वे करवाया उसमें लोगों ने रोजगार, बिजली, सड़क को राम मंदिर और हिंदुत्व के मुकाबले ज्यादा तरजीह दी। ऑर्गेनाइजर के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश की पहली पसंद है। उन्हें 48% लोग पीएम देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को 27% और अरविंद केजरीवाल को 5.5% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के लिए ये सर्वे देश के 380 संसदीय क्षेत्रों में करवाया गया। मार्च जनवरी के पहले हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते के बीच में करवाए गए इस सर्वे में 1,14,000 लोगों की राय ली गई। इस बीच आरएसएस प्रवक्ता राम माधव ने कहा है कि आरएसएस कोई भी चुनाव सर्वे नहीं कराता और ये सर्वे ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने कराया है, जो स्वतंत्र पत्रिका है। इसे स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाता है। इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी को महिमा मंडित करने के लिए अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। आज तक किसी पार्टी ने इतना पैसा चुनाव में नहीं लगाया जितना पैसा इस चुनाव में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए, उसको महिमा मंडित करने में, प्रचार में खर्च किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मोदी को उनसे चिढ़ है। उन्होंने कहा कि मोदी को बिहार, नीतीश और मुसलमानों से खास तौर पर चिढ़ है। इसलिए हमने कहा कि ग्रहण लगने वाला और उनको तो हम ही से चिढ़ है, खाली बिहार से चिढ़ है और हमसे चिढ़ है।
चाहे वो देश के मुसलमानों से चिढ़े। बीजेपी नेता और नागपुर से लोकसभा के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने 272 सीटें जीतने का दावा किया है। मुझे लगता है कि हम हमारे ताकत के भरोसे 275 सीटों के ऊपर जाएंगे और हमारा अच्छा सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। टिकट बंटवारे के बाद यूपी के पूर्वांचल की कई सीटों पर हो रहे विरोध के चलते बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। खबर है कि जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, बलिया और देवरिया समेत कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर विचार किया जा रहा है। वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय की जगह तय कर ली गई है। सेवाश्रम बिल्डिंग में कार्यालय का उद्घाटन कल बीजेपी प्रदेश प्रभारी अमित शाह करेंगे। मोदी को पीएम बनाने के लिए बीजेपी ने महिलाओं के लिए पार्टी चुनाव चिन्ह कमल का फूल के आकार की बिंदी, इयररिंग्स, स्कार्फ, स्टोल, दुपट्टे और ज्वेलरी लॉन्च किए। फिलहाल ये सारी चीजें पार्टी कार्यालय में मिलेंगी, बाद में पूरी दिल्ली में स्टॉल लगेंगे। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की मेहंदी रचवाई। चुनावी मेहंदी के इस खास आयोजन में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ाने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी कई पार्टी दफ्तरों के बाहर पुलिस के जवान नहीं दिखते। गुजरात के जामनगर में टोल टैक्स के मुद्दे को लेकर 40 गांव के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें टोल टैक्स से के बाहर पुलिस के जवान नहीं दिखते। गुजरात के जामनगर में टोल टैक्स के मुद्दे को लेकर 40 गांव के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें टोल टैक्स से निजात नहीं मिली तो वो घर घर जाकर वोट नहीं देने की अपील करेंगे। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप के 2 दोषियों मुकेश और पवन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सोमवार तक रोक लगा दी है। मुकेश और पवन समेत 4 दोषियों की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट मुहर लगा चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिल्ली में लगे राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत बीजेपी और कांग्रेस से उनके स्टैंड के बारे में पूछा था। दिल्ली के अमन विहार में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बनाया, जबकि दूसरा चाचा आरोपी का बचाव करता रहा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खुद को अंधा और लंगड़ा बताने वाला चाचा अपनी नाबालिग भतीजी को 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक रेप का शिकार बनाता रहा, जबकि दूसरे चाचा ने लड़की को धमकाया कि अगर उसे शिकायत की तो हत्या कर दी जाएगी। लड़की ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। असम के चिरांग में गैंगरेप के बाद एक लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने 14 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 की पहचान कर ली गई। पुलिस के मुताबिक कुछ लड़के मछली पकड़ने के लिए लड़की को अगवा कर जंगल में ले गए। यहाँ उन्होंने लड़की से गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद जिले में तनाव के हालात बने हुए हैं। यूपी के कानपुर में एक बदमाश ने एक महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने महिला के घर में घुसकर उससे रेप की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दिल्ली आईआईटी के 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी हुए। गंभीर रूप से जख्मी छात्रों को जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। हादसे के शिकार छात्र खुद की गाड़ी लेकर दिल्ली से जैसलमेर घूमने गए थे। जैसलमेर में इनकी तेज रफ्तार गाड़ी अचानक बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में देर रात एक तेज रफ्तार में एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा दिल्ली के मदर टेरेसा रोड पर हुआ। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। लोगों के मुताबिक कार में सवार तीनों युवकों ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से कार चला रहा युवक अचानक नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग जख्मी हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा रात में बीच सड़क पर हुआ। नर्मदा से स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे लोग हादसे के शिकार हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और जीप की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हुए। गुजरात के मेहसाणा में गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है। इटावा के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर तड़के एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक नई बाइकों से लदा हुआ था। आग की चपेट में आने से सभी बाइकें जलकर खाक हो गई। ट्रक चालक और परिचालक फरार हैं।
बिहार के बेगूसराय में एक हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हॉस्पिटल ने पूरा बिल चुकाने के बाद कहकर मरीज का शव देने से मना कर दिया था। इससे नाराज लोगों ने आगजनी कर हंगामा किया। इंदौर में सर्विस सेंटर में खड़ी 3 टाटा मैजिक गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते तीनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पंजाब के जालंधर में एक थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज नए साल की शुरुआत हो गई है। उज्जैन में नवरात्र के पहले दिन शिप्रा नदी के तट पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शंखनाद कर सूरज को अर्घ्य दिया। नवरात्र के पहले दिन देश भर में मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हजारों श्रद्धालु जयकारे के साथ वैष्णो के दरबार में पहुंच रहे। देश भर में नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या और भोपाल के मंदिरों में लोगों ने साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। लोगों ने बेहतर नए साल की कामना को लेकर साईं से दुआ मांगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत का चौका लगाया। चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 73 रन से करारी मात दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के हीरो रहे स्पिनर अश्विन ने 4 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। न सिर्फ अश्विन बल्कि भारत के दूसरे गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 86 रन पर ही रोक दिया। भले ही अश्विन को मैन ऑफ द मैच मिला हो, लेकिन मैच के किंग रहे युवराज सिंह लंबे वक्त से खामोश चल रहा। युवराज का अमेरिका के वॉशिंगटन में भूस्खलन के बाद मलबे से शवों को निकलने का काम जारी है। 25 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और हीरोइन कैटरीना कैफ को पाकिस्तान से बुलावा आया है। लाहौर में होने वाले सांस्कृतिक जावेद अख्तर, शबाना आजमी को भी न्योता भेजा गया। अमिताभ बच्चन ने रजनीकांत की आने वाली फिल्म कोचा दियान का हिंदी ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया। इस मौके पर अमिताभ की पूरी फैमिली भी मौजूद थी। रजनीकांत की फिल्म कोचा दियान और अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न सब आपस में नहीं टकराएंगी। रजनीकांत ने 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म की तारीख टाल दी है और अब ये फिल्म 1 मई को रिलीज होगी। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। 7 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ने करीब 3 हफ्ते में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अब बड़े पर्दे पर मां का किरदार निभाने वाली है। खबर है कि सुजय घोष ने अपनी फिल्म दुर्गा रानी सिंह में कंगना को साइन किया। और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक के आखिरी दिन जलवा बिखेरा। कंगना फैशन डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा के शो में बतौर शो स्टॉपर बनकर आई और कैटवॉक किया।